हेलो दोस्तों सचिन तेंदुलकर का नाम तो हम सब ने ही सुना है, दुनिया में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन। लेकिन आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि ये जो उनके रन्स थे ये 2-4 सालों में नहीं बने। 20-22 साल के उनके लंबे करियर में कभी उन्होंने 100 बनाया तो कभी 0 पे भी आउट हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दोस्तों ये जो हमारी वेल्थ क्रिएशन की और इन्वेस्टमेंट की जर्नी होती है ना, ये भी कुछ ऐसी ही होती है। कभी आपको प्रॉफिट होगा तो कभी आपको लॉस होगा, लेकिन अगर आप लोग लंबे टाइम में 20-22 साल तक लगातार सेव करके उसको इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपको इवेंचुअली अपने गोल तक पहुंच ही जाएंगे। अब इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है आपको? इन्वेस्टमेंट आपको करनी है प्लानिंग के साथ। प्लानिंग में आपको दो चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना है कि आपका टाइम हॉरिजॉन क्या है और आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि एक 25 साल का जो इन्वेस्टर है और वो वेरी हाई रिस्क ले सकता है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे प्लान करे, किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करे और कितनी प्रोपोर्शन में वो उन म्यूचुअल फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में रखे। और मैं आगे भी बताऊंगा कि 5 7 10 साल बाद उस इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। अब इस सीरीज में मैं 3 वीडियोस लाऊंगा कि एक 25 साल का इन्वेस्टर वेरी हाई रिस्क लेने वाला, जिस पे हम आज बात करने वाले हैं। इसके बाद मैं 2 वीडियो की सीरीज और लाऊंगा जिसमें हम मॉडरेट रिस्क और लो रिस्क वाले इन्वेस्टर के बारे में बात करेंगे। अब लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ये जो वीडियो है ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है म्यूचुअल फंड्स की, ये मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि एक 25 साल का हाई रिस्क लेने वाला इन्वेस्टर कैसे अपने म्यूचुअल फंड की सिलेक्शन कर सकता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं डिटेल में ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर अपने इन्वेस्टर की थोड़ी बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 26 ईयर ओल्ड इन्वेस्टर हैं जिसकी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ की सैलरी है और वो 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो अभी अनमैरिड हैं और वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, यानी कि उनके ऊपर अभी जिम्मेदारियां नहीं हैं और उनका जो रिस्क प्रोफाइल है वो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का प्रोफाइल है और वो मंथली 60,000 अपना पैसा सेव करना चाहते हैं। तो 60,000 में से सिंस वो अभी यंग हैं तो वो इक्विटी में 50,000 यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे और सेविंग और पीपीएफ में मिला के 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि पीपीएफ भी आपका बहुत ज़रूरी एक इन्वेस्टमेंट होती है। तो मैंने यहाँ पर यही सजेस्ट किया है कि इक्विटी में 50,000 और पीपीएफ और सेविंग में मिला के 10,000 रुपये वो डालें। अब आइए देख लेते हैं कि इक्विटी में बेस्ट म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर कौन से हैं जो एक एग्रेसिव इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता है। तो सबसे पहला फंड यहाँ पर आ जाता है कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड। ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है और इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है वो 2400 करोड़ के आसपास का चल रहा है। एक्सपेंस रेशियो है इसकी 0.45%। तो दोस्तों चाहे एक इन्वेस्टर कितना ही हाई रिस्क लेने के लिए तैयार हो, लेकिन एक अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पर रखेंगे तो ये आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाती है तो एक आपको स्टेबिलिटी मिलती है लार्ज कैप फंड से। तो अगर हम इस फंड की डिटेल पे बात करें तो इसने सबसे ज़्यादा पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाया हुआ है 85% के आसपास और मिड कैप कंपनीज में 11% के आसपास। वहीं अगर हम इसकी और डिटेल्स में बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में इसने 34% पैसा लगाया हुआ है, वहीं टेक्नोलॉजी सेक्टर में 15%, उसी के अलावा कंस्ट्रक्शन, एनर्जी और हेल्थ केयर सेक्टर में भी इन्होंने 7 और से 5% के बीच में पैसा लगाया हुआ है। अब अगर हम दोस्तों यहाँ पर कंपनीज में बात करते हैं तो सिंस ये एक लार्ज कैप फंड है तो इसने मेजर अपना जो पैसा है वो टॉप की कंपनीज में लगाया हुआ है। इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर हमें सारी दिख रही हैं। तो यानी कि ये वो कंपनीज हैं जो गिरेगी भी, अगर बहुत बुरे टाइम में भी गिरती हैं तो 25-30% से ज़्यादा यहाँ पर वो गिरावट नहीं देखने को मिलती है। अब आइए दोस्तों एक बार हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसने रिटर्न कैसे दिए। तो ये फंड जो है ये अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला फंड चल रहा है और अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपये से शुरुआत की होती तो 5 सालों में वो 10,000 रुपये आपकी 23,000 रुपये हो चुके हैं। 18% पर एनएम के हिसाब से इस फंड ने रिटर्न दिया है, जो कि एक काफ़ी अच्छी रिटर्न है। इस फंड ने अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट किया है। अब अगर हम दूसरे फंड पे यहाँ पर बात करते हैं तो दूसरा फंड जो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ वो है मिराई एसेट मिड कैप फंड। तो ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। एसेट अंडर मैनेजमेंट का 4500 के आसपास चल रहा है। वहीं अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो भी इसका काफ़ी कम है, सिर्फ 0.47% का यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो इसका चल रहा है। और अगर हम बात करें इस फंड की बैकग्राउंड के बारे में तो लार्ज कैप में इसने 21% पैसा लगाया हुआ है, वहीं मिड कैप में 67% पैसा और स्मॉल कैप में 10% के आसपास
पैसा इस फंड ने लगाया हुआ है। वहीं फाइनेंशियल सेक्टर में 24%, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी और इंजीनियरिंग सेक्टर में भी इस फंड ने काफ़ी पैसा लगा रखा है। तो दोस्तों मुझे हमेशा से लगता है कि ये फंड जो है ये आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा करने वाला है। अभी इस फंड के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है क्योंकि ये फंड को अभी 2 साल भी नहीं हुए, 1.5-2 पुराना ही ये फंड है। लेकिन इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के भी फंड मैनेजर हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि उस म्यूचुअल फंड की जो उन्होंने आउट परफॉर्मेंस की है वो यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होगी, वो एक्सपीरियंस यहाँ पर भी उनका काम आएगा। मुझे पर्सनली ये फंड बहुत अच्छा लगता है। अब अगर हम इसकी कंपनीज में बात करते हैं तो काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है यहाँ पर। एसआरएफ, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, जिंदल स्टील, एसबीआई, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मैक्स फाइनेंशियल, एम्फेसिस, नेटको फार्मा और वोल्टेज जैसी जो कंपनीज हैं इसके टॉप 10 में शामिल है। तो ये आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। काफ़ी अलग कंपनीज इसने अपने पोर्टफोलियो में ऐड की हुई है। अब अगर हम इस फंड की भी रिटर्न पे यहाँ पर बात करते हैं तो सिंस ये फंड अभी कंपैरेटिवली ज़्यादा पुराना नहीं है तो 1 साल की अगर हम देखते हैं तो अगर आपने 1 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपये लगाए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 20,000 रुपये कर दिया, यानी 1 साल में 104% की रिटर्न इस फंड ने आपको बना के दी है। जहां पूरी दुनिया क्वांट फंड्स की बात कर रही थी, इस फंड ने चुपचाप 100% से ज़्यादा की रिटर्न दे दी है और अभी इस फंड के बारे में ज़्यादा बात भी होनी शुरू नहीं हुई है। और अगर हम इसकी इंसेप्शन से जुलाई 2019 से भी देखते हैं तो इसने 38% की रिटर्न आपको जनरेट करके दी है अगर हम एनुअल रिटर्न की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम तीसरे फंड पे बात करें तो तीसरा फंड भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। ये एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है और इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है वो 1000 करोड़ के आसपास का चल रहा है और इसकी एक्सपेंस रेशो भी बेहद कम है, सिर्फ 0.4% की इसकी एक्सपेंस रेशो यहाँ पर चल रही है। अब अगर हम इसकी मार्केट कैप के हिसाब से एलोकेशन पे बात करते हैं तो लार्ज कैप कंपनीज में इसने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है 48% के आसपास। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में भी इसने 25% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। वहीं अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन पे बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में इसने 26% पैसा लगाया हुआ है। वहीं टेक्नोलॉजी, केमिकल्स, इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर सेक्टर में भी इसने अच्छा खासा अपना एलोकेशन किया हुआ है और ये फंड भी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पर चल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं इस फंड की कंपनीज के बारे में तो इस फंड ने सबसे ज़्यादा पैसा इन्फोसिस में लगाया हुआ है, उसके बाद आईसीआईसी बैंक, एसबीआई और एक्सिस बैंक जैसी कंपनीज टॉप 4 की कंपनीज यहाँ पर दिख रही हैं। वहीं डिविज लैब में भी इसने 4% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो दोस्तों इसकी जो कंपनीज हैं वो लार्ज कैप और मिड कैप का टॉप 10 में मिक्सर ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि इसने जो अपना मेजर पैसा है 48% के आसपास वो लार्ज कैप कंपनीज में लगाया हुआ है। अब आइए दोस्तों अगर हम इसकी रिटर्न पे यहाँ पर बात करते हैं तो इसने भी बहुत अच्छी रिटर्न दी है। 5 सालों में इस फंड ने आपके 10,000 रुपये 25,000 रुपये बना दिए हैं, तो काफ़ी अच्छी रिटर्न दे रहा है ये फंड भी। तो ये 3 फंड हो गए जो अभी तक हमारे को काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन रख रहे हैं। इन 3 फंड से मेजर प्रोपोर्शन लार्ज और मिड कैप का हमें मिल चुका है। अब हम बात करेंगे स्मॉल कैप फंड की। तो एक स्मॉल कैप फंड जो यहाँ पर है वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है ये और इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है वो 5,000 करोड़ के आसपास का चल रहा है। वहीं जो इसकी एक्सपेंस रेशो है वो 0.41% की यहाँ पर दिख रही है, काफ़ी कम एक्सपेंस रेशो है। और अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से एलोकेशन देखते हैं तो स्मॉल कैप कंपनीज में 52% और लार्ज कैप कंपनीज में 36% यहाँ पर पैसा लगा हुआ है। वही सेक्टर वाइज एलोकेशन भी इसकी काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इसका मेजर पैसा है 19% के आसपास। उसके अलावा टेक्नोलॉजी, केमिकल, फाइनेंशियल और एफएमसीजी सेक्टर में भी इसने काफ़ी अच्छा खासा एलोकेशन किया हुआ है। वहीं अगर हम इसकी कंपनीज पे बात करें तो इसके कंपनीज जो मेजरली हैं वो सारी स्मॉल कैप कंपनीज ही हैं। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, टाटा एलेक्सी, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, उसके अलावा जेके लक्ष्मी सीमेंट जैसी कंपनीज इसके टॉप 5 में बनी हुई है। तो ये फंड आपके एक पोर्टफोलियो को बहुत रिस्की वाले जो इन्वेस्टर्स हैं एक बहुत अच्छी एलोकेशन यहाँ पर दे देता है स्मॉल कैप में। अब इसकी अगर हम रिटर्न पे यहाँ पर बात करते हैं तो इसने भी काफ़ी अच्छी रिटर्न दी है। तो अगर हम यहाँ पर 5 सालों की इसकी रिटर्न देख रहे हैं तो आपका लगाया हुआ 10,000 रुपये इसने 26,000 रुपये बना दिया है, यानी कि 21% के आसपास की इस फंड ने आपको रिटर्न दी है पर एनम की। दोस्तों अगर आपको कोई फंड रेगुलरली बेंचमार्क को बीटिंग रिटर्न दे रहा है तो यानी कि वो फंड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वो कर रहा है। उसमें आपको ये नहीं देखना कि दूसरा फंड कोई कैसा रिटर्न दे रहा है। अब दोस्तों 5वें फंड पे जो मैं बात करने वाला वो एक बहुत वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए ही सुटेबल है। ये एक मल्टी कैप फंड है, क्वांट एक्टिव फंड की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो काफ़ी कम है, सिर्फ
सिर्फ 370 करोड़ का यहाँ पर इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है। वहीं जो इसकी एक्सपेंस रेशियो है काफ़ी कम है, सिर्फ 0.7% की इसकी एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर चल रही है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये सिंस एक मल्टी कैप फंड है तो इसको 25% मिनिमम लार्ज मिड और स्मॉल कैप कंपनीज में एलोकेशन बना के रखना होता है। तो ये फंड भी सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन किया है इसने मिड कैप में किया है 39%, वहीं स्मॉल कैप में 26% और लार्ज कैप में 33%। लेकिन ये फंड इतना रिस्की इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो इसने सेक्टर्स यूज़ किए हैं वो बहुत रिस्की वाले सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर है, उसके अलावा मेटल केमिकल सेक्टर भी इसके टॉप 5 के पोर्टफोलियो में शामिल है। तो ये फंड जो है ये रिस्की इसलिए भी है क्योंकि ये जो कंपनी है ये काफ़ी छोटा म्यूचुअल फंड हाउस है, हालांकि जो रिटर्न है वो बहुत अच्छी ये जनरेट करके दे रहा है। अब अगर हम इसकी कंपनीज में बात करते हैं तो आप ये देखेंगे कि इसकी जो कंपनीज है वो सारी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज यहाँ पर दिख रही हैं। आईसीआईसी बैंक, फोर्टिस हेल्थकेयर, हिंदुस्तान कॉपर, स्टाइलम इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज यहाँ पर हमें दिख रही है। और हिंदुस्तान कॉपर्स में दोस्तों अगर आपको पता हो कि अभी पिछले 1 साल में 5 से 6 गुना की रिटर्न दी है, इसलिए ये फंड बहुत अच्छा कर रहा है। अगर हम ओवरऑल पिछले 5 साल में म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो ये फंड सबसे अच्छी रिटर्न देने वाला फंड चल रहा है। अब अगर हम इसकी रिटर्न्स यहाँ पर देखते हैं तो अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले 10,000 रुपये लगाए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 27,000 रुपये के आसपास कर दिया है, यानी कि 22% की रिटर्न इस फंड ने आपको बनाकर दी है। और अगर आपने 2013 में ही इसकी इंसेप्शन में ही पैसे लगा दिए होते तो वो 10,000 रुपये आपके इस फंड ने 50,000 रुपये बना दिए। तो काफ़ी अच्छी रिटर्न दे रहा है ये फंड। लेकिन ये फंड जो है ये सिर्फ वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में जो इन्वेस्टर फॉल करते हैं उन्हीं के लिए सुटेबल है। अब सिंस जो हमारे इन्वेस्टर था उसको एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए इंटरनेशनल फंड भी यहाँ पर ज़रूरी था, तो अगर अब हम यहाँ पर बात करते हैं इंटरनेशनल फंड की तो सबसे अच्छा जो मुझे लगता है इंटरनेशनल फंड जो एक इन्वेस्टर के लिए सूट करता है वो होता है एक इंडेक्स फंड या ETF। तो यहाँ पर जो यहाँ फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF। ये भी काफ़ी अच्छी रिटर्न दे रहा है। इसका जो OUM चल रहा है वो 3700 करोड़ का चल रहा है और एक्सपेंस रेशो भी इसकी 0.56% है। वहीं अगर हम यहाँ पर सेक्टर की बात करते हैं तो सिंस ये फंड जो है ये नैस्डैक 100 की जितनी भी कंपनीज हैं उसमें उसी के प्रोपोर्शन में पैसा लगाता है, तो यहाँ पर मेजर जो सेक्टर है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर है 36%, वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल 22%, उसके अलावा सर्विस कम्युनिकेशन और FMCG सेक्टर भी यहाँ पर हमें दिख रहा है। अब अगर हम बात करें नैस्डैक 100 की कंपनीज की टॉप एलोकेशन में तो सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन है वो एप्पल का है 11% के आसपास, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट 9.5% और अमेजॉन 8.5%। वहीं टेस्ला, फेसबुक, गूगल की कंपनीज और पेपाल, इंटेल जैसी काफ़ी अच्छी बड़ी MNCs यहाँ पर कवर हो जाती हैं। तो दोस्तों ये कंपनीज आपको देख कर समझ आ गया होगा कि बहुत अच्छी जो टेक्नोलॉजी मेजरली कंपनीज है वो यहाँ पर सारी कवर हो रही हैं। तो किसी इन्वेस्टर को अगर इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट भी करना है तो मेरे हिसाब से ETF या इंडेक्स फंड ही बेस्ट है। अब इसकी अगर हम रिटर्न पे बात करते हैं तो 10 सालों में पिछले नैस्डैक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपये लगाए होते 10 साल पहले तो वो पैसा आपका 800% बढ़ चुका है, 10,000 रुपये आपके 90,000 के आसपास हो गए हैं। तो रिटर्न इस फंड ने भी काफ़ी अच्छा दिया है। तो दोस्तों ये थे वो 6 फंड्स जो हमने चूज़ किए हैं एक वेरी हाई रिस्क 25-26 साल के इन्वेस्टर के लिए। तो अब अगर मैं इस पूरी वीडियो को यहाँ पर समराइज करके आपको फंड्स बताऊँ तो ये 6 फंड्स हैं जो यहाँ पर आए हैं। इसमें आपका लार्ज कैप कैटेगरी, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप और इंटरनेशनल फंड भी यहाँ पर एक इंक्लूड हो गया। तो हमने ऑलमोस्ट सारी कैटेगरी से एक फंड चुन के इनका पोर्टफोलियो बनाया है। लेकिन आपको ध्यान रखना ये वेरी हाई रिस्क पोर्टफोलियो है। लेकिन अगर आप इन सब फंड्स की एक्सपेंस रेशो देखेंगे तो बेहद कम है, OUM भी इनका बहुत लिमिटेड है और जो इनकी 5 साल की रिटर्न है वो भी इन सभी फंड्स की अच्छी है। अब बात आती है एलोकेशन की, वो जो 50,000 रुपये है उसमें से कितना पैसा ये किस फंड में डाले। तो दोस्तों 30% पैसा इनको कैनरा और बेको में डालना है, वहीं 15% का पैसा इनको मिड कैप और फ्लेक्सी कैप में यहाँ पर डिवाइड करना है और 20% स्मॉल कैप में। उसी तरह मल्टी कैप और इंटरनेशनल फंड्स में इनको 10-10% पैसा यहाँ पर डालना है। ये एलोकेशन की गई है, इस बात को ध्यान में रखिए कि वेरी हाई रिस्क वाले जो इन्वेस्टर्स हैं ये उसकी एलोकेशन है। अगर आप एक कम रिस्क लेने वाले या मॉडरेटली हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर होते तो ये एलोकेशन उसी हिसाब से चेंज हो सकती है।
अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि एक इन्वेस्टर की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी जो रिस्क लेने की एपेटाइट है वो कम होती जाती है। तो अगर अब हम इन इन्वेस्टर की यहाँ पर बात करते हैं, 5 साल बाद उनको इस फंड में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि वो 15 साल तक इसी एलोकेशन में इन्हीं फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे टाइम पीरियड उनका बढ़ेगा, उनकी उम्र बढ़ेगी, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएगी, तो यहाँ पर उनको इन एलोकेशंस को चेंज करना होगा। अब इसमें वो क्या कर सकते हैं कि जैसे क्वांट एक्टिव फंड है, उसकी अपनी एसआईपी 5-6 सालों बाद बंद करा सकते हैं। सिर्फ एसआईपी को बंद कराना है, फंड से पैसे नहीं निकालने। और वो जो एसआईपी का पैसा है वो ये अपने ऊपर फ्लेक्सी कैप या मिड कैप या ब्लू चिप फंड में डाल सकते हैं, अपने उस टाइम के रिस्क को देखते हुए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी कि कैसे एक वेरी हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है। धन्यवाद।